जय हिंद बच्चा पार्टी। कैसे हो सारे? तो बच्चों, ये हमारी क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की होने वाली है, जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम न्यूमरस टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट होने वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, देन ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, एंड द लास्ट वन विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो भाई लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये तीन चीजें आई कहां से? तो यार नाइन्थ क्लास में अपन लोगों ने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। अब कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, तो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन आपका एसिड है, सेकंड वन बेस है, और थर्ड वन सॉल्ट है। याद रखना, ये तीनों की तीनों आपके कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये कोई अलग से चीज नहीं है। ठीक है, देन भाई अगर मुझे फाइंड करना है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है और कौन सी चीज सॉल्ट है, तो यार मुझे कुछ इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि भैया इंडिकेट करते हैं। अब इंडिकेट क्या क्या करेंगे कि भाई वो चीज क्या है, वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है। ठीक है, तो भाई वो इंडिकेटर। तो भाई यहाँ पे देखो, एन इंडिकेटर इज अ डाई। अब डाई क्या होता है? डाई तुम्हारा होता है कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, डाई इज कलर्ड सब्सटेंस। तो भाई our indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or a base। भाई ये कहना चाह रहा है कि एक इंडिकेटर वो चीज होती है, अगर हम उसे किसी एसिड के अंदर डालें या फिर हम उसे किसी बेस के अंदर डालें, तो वो अपना कलर चेंज करके बता दे कि भैया हमने एसिड के अंदर डाला है और हमने ये चीज बेस के अंदर डाला है। ठीक है, an indicator tells us whether the substance we are testing is an acid or a base by change in its color। इंडिकेटर क्या करता है? अपने कलर को चेंज करके बता देता है कि भैया वो एसिड है या फिर बेस है। अब भाई याद रखना, एसिड्स और बेस को इंडिकेट करने के लिए हमने तीन कॉमन इंडिकेटर्स का हमेशा इस्तेमाल किया है। ठीक है, फर्स्ट आपका लिटमस पेपर है, सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज, एंड द थर्ड वन इज फिनोफ्थलीन। याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स, तो आप इन तीनों का नाम लिख के आओगे। चलो आगे, लेट्स स्टार्ट विद द लिटमस पेपर। तो भाई जो लिटमस पेपर होता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अभी जो लिटमस पेपर है ना, ये तुम्हारा लिटमस सॉल्यूशन के तरीके से भी आता है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन मतलब कि भैया ऐसे करके तुम्हारे एक सॉल्यूशन बीकर में दे रखा होगा। ठीक, अब इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? न्यूट्रल कलर इसका होता है पर्पल। ठीक है, ये पर्पल कलर का होगा। देन ये तुम्हारी एक पर्पल डाई होती है, पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है, जो कि एक लिकिन नाम के प्लांट से निकाला जाता है। अब ये लिकिन नाम का प्लांट भाई कौन से ग्रुप में आता है? तो याद रखना, ये तुम्हारा थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। ठीक है, देन इट इज अ कलर बेस्ड इंडिकेटर, मतलब एक कलर का यूज करके हमें बताएगा कि एसिड के अंदर डाला जा रहा है या फिर बेस के अंदर डाला जा रहा है। देयर आफ्टर एक जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, भैया इस पूरे के पूरे बीकर में अपन ने एसिड भर रखा था, पर ऐसे करके मैंने लिटमस पेपर डाला। लिटमस पेपर था पर्पल कलर का। अब जैसे ही मैंने एसिड के अंदर डाला, तो एसिड ना हमेशा जितना लिटमस सॉल्यूशन के अंदर गया है उसे भैया रेड कलर का कर देगा। जो तुम्हारा एसिड है ना, लिटमस को रेड कलर का कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि भैया मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया ऐसे करके बेस में, और ये तुम्हारा पर्पल कलर का लिटमस पेपर आ गया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि अब बताओ कौन से कलर में चेंज होगा लिटमस पेपर? तो भैया लिटमस पेपर अब तुम्हारा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो जनरल सी चीज थी कि अगर तुम्हारा लिटमस पेपर एसिड के अंदर डाला जाता है तो भैया रेड कलर में चेंज कर देता है, बेस के अंदर डाला जाता है तो भैया ये तुम्हारा ब्लू कलर में चेंज कर देता है। अभी यहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बेस है और बेस के अंदर मैंने ब्लू कलर का ही लिटमस पेपर डाल दिया, बताओ क्या कलर आएगा? तो भाई सिंपल सी चीज है, बेस में तो ब्लू कलर आता है, लिटमस का पहले से ही ब्लू कलर है, तो भैया कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। तुम क्या कह दोगे कि भैया नो चेंज, किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता है। अब इस डायग्राम में ही देख लो कि भाई ब्लू लिटमस पेपर जो कि भाई एसिडिक सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। देन आपका रेड लिटमस पेपर है, बेसिक सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में कन्वर्ट हो गया। देन जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो ना, ये भैया तुम्हारा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है ये? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी आगे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट,
भाई नेक्स्ट हमारा मिथाइल ऑरेंज, अगेन इट इज एन इंडिकेटर, लेकिन ये तुम्हारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक मतलब भैया अपन ने लैब्स में बैठ के बनाए हैं, ठीक है, हमें नेचुरली नहीं मिले हैं। लिटमस तुम्हारा नेचुरल मिला हुआ था, लेकिन नाम के प्लांट से मिला था, लेकिन ये नहीं मिला है हमें, ये हमने बनाया है। और इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है? ऑरेंज। ये आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में, ये देखो ऑरेंज कलर का जो पाउडर पड़ा हुआ है ये तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज है, ठीक। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एसिड सॉल्यूशन में डालूंगा तो कैसा कलर देगा? ये देगा रेड कलर। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो कैसा कलर देगा? ये देगा येलो कलर। भाई इंडिकेटर्स में आपको कलर्स याद रखने हैं कि भैया एसिड में मिथाइल ऑरेंज देता है रेड कलर, बेस में मिथाइल ऑरेंज देता है येलो कलर, और न्यूट्रल कलर कैसा होता है? ऑरेंज ही होता है। अब बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। अगेन इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ये भी हमने भैया कहाँ बैठ के बनाया है? लैब्स में बैठ के बनाया है, मैन मेड इंडिकेटर है, ठीक। लेकिन इसका न्यूट्रल कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। कि अगर बीकर में ऐसे भर के रख दिया ना तो आप समझोगे सर ये तो पानी ही है ना ये तो पानी ही है, ठीक। लेकिन भाई अगर अपन ने फिनोफ्थलीन को एसिड सॉल्यूशन में डाल दिया तो भाई कोई कलर चेंज नहीं होता है, ये तो भी कलरलेस रहता है, पानी जैसा ही लगता है। लेकिन अगर अपन ने बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है और कैसा हो जाता है? पिंक कलर का। अब आप ये डिब्बी देख पा रहे हो, इसके अंदर फिनोफ्थलीन भरा पड़ा है, ठीक है, जो कि कैसा होगा? पहली चीज ये होगा आपका कलरलेस। अगर अपन ने एसिड के अंदर डाला तो एसिड के अंदर कैसा कलर देगा? एसिड के अंदर भी देगा ये कलरलेस। लेकिन अगर अपन ने बेस के अंदर डाला तो बेस के अंदर फिनोफ्थलीन क्या कलर दे देगा? पिंक कलर दे देगा। मतलब तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाने वाला है। इजी पीजी। कलर्स इंपॉर्टेंट है भाई। देन यार कॉमन इंडिकेटर्स तो पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद तुम्हारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या है कि भाई ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर आपने एसिड या फिर बेस के अंदर डाले तो अपनी स्मेल को चेंज कर देंगे। कैसे इंडिकेटर है? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि भैया एसिड और बेस के अंदर डालने पर अपनी स्मेल को चेंज कर देंगे, उनको हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और एग्जांपल क्या है? वनीला एसेंस या फिर अनियन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। जो बच्चा वनीला एसेंस होता है ना आपका, इसका प्लेजेंट स्मेल होती है, और भाई बेसिकली इसका स्वीट प्लेजेंट स्मेल होती है, बड़ी मीठी सी खुशबू होती है, बढ़िया सी खुशबू होती है, महक होती है, ठीक है। अभी यार अगर आपने वनीला एसेंस को ना बेस के अंदर डाला तो भाई बेस के अंदर डालने पर ही इसकी सारी की सारी स्मेल गायब हो जाएगी, किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आने वाली उस सॉल्यूशन में से, ठीक है। लेकिन अगर आपने एसिड के अंदर डाल दिया यही वनीला एसेंस तो भैया कोई चेंज नहीं आएगा, मस्त स्मेल आ रही होगी जो कि वनीला एसेंस की होती ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा वनीला एसेंस एक तुम्हारा एसिडिक इंडिकेटर है या फिर ये तुम्हारा बेसिक इंडिकेटर है। अगर क्वेश्चन में कहा है एसिडिक और बेसिक तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो भैया आप जाओगे बेसिक के लिए, बिकॉज बेसिक में ये अपनी स्मेल को खत्म कर दे रहा है ना, और जैसी स्मेल खत्म हो गई आपको क्या अंदाजा हो जाएगा कि भैया ये तो बेस है। लेकिन एसिड के अंदर क्या आप पता लगा पा रहे हो? नहीं पता लगा पा रहे। तो भाई सेम गोज फॉर दी अनियन एक्सट्रैक्ट। जो तुम्हारा अनियन होता है अगर आप उसे बेस के अंदर डालोगे ना तो बेस के अंदर डालने पर उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी, स्मेल चली जाएगी। लेकिन एसिड में कुछ नहीं होता है, स्मेल वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये स्मेल को चेंज करके बता रहे हैं कि भैया ये एसिड है या फिर बेस है। देन यार हमने अभी तक लिटमस पेपर पढ़ लिया, मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिया, देन हमने फिनोफ्थलीन पढ़ लिया, देन हमने वनीला एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया, देन अनियन एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया, जो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ना आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में और आपकी एस्टन में कुछ अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स के नेम दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको उनके कलर्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। भाई जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है ये भैया अगर एसिड के अंदर डाला जाएगा तो ये देता है आपको रेड कलर, और ये अगर बेस के अंदर डाला जाएगा तो ये देता है ग्रीन कलर, ठीक है। और ये किसके काम आता है? ये भैया एसिडिटी और एल्कलिनिटी, मतलब एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के काम आता है। अगेन ये जितने भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये सारे की सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। टर्मरिक ये होता है हल्दी, अगर आपने हल्दी को एसिड के अंदर डाला है तो भाई कैसा कलर रहेगा? हल्दी का भैया येलो कलर ही रहने वाला है, किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसी हल्दी के ऊपर बेस लगा दिया, जैसे होता है ना कि भाई किसी शर्ट पे हल्दी लगी हुई है, आपकी अम्मी साबुन से धो देती हैं, तो सोप क्या होता है? सोप आपका बेस होता है।
और जैसे ही साबुन से धो देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, हल्दी का रेड हो जाता है। तो भाई एसिड में डालने पर येलो कलर देती है हल्दी, और बेस में डालने पर रेड कलर देती है। देन उसके बाद आपका आता है हाइड्रेंजिया फ्लावर्स। अब हाइड्रेंजिया फ्लावर्स ना ये तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर है, और ये सॉइल की एसिडिटी और एल्कलिनिटी के बारे में बताते हैं। अब कैसे कि यार अगर अपन ने एसिडिक सॉइल में हाइड्रेंजिया फ्लावर्स को उगा दिया, अगर अपन ने एसिडिक सॉइल में हाइड्रेंजिया फ्लावर्स को उगा दिया, तो जो भैया इसके सेपल्स आने वाले ना, पत्तियां आने वाली हैं, वो भैया कैसे कलर की होंगी, वो तुम्हारी होंगी ब्लू कलर की पत्तियां। लेकिन अगर आपने बेसिक सॉइल में उगाया है हाइड्रेंजिया फ्लावर्स को, बेसिक सॉइल में उगाया है, तो जो इसके सेपल्स का कलर होगा ना, वो या तो रेड होगा या फिर स्लाइटली पिंक कलर का होगा। तो भाई ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हाइड्रेंजिया फ्लावर्स एसिडिक सॉइल में उगाए गए तो सेपल्स का कलर ब्लू है, बेसिक सॉइल में उगाए गए तो सेपल्स का कलर या तो रेड है या फिर स्लाइटली पिंक है। देन सेम लाइक पेटूनिया पेटल्स होते हैं। पेटूनिया पेटल्स मतलब कि भाई ये भी तुम्हारे एक तरीके का स्मॉल फ्लावर होने वाला है, ठीक है, जिसकी छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं ना भाई, वो इंडिकेट करती हैं। कैसे इंडिकेट करेंगी कि भाई अगर एसिड के अंदर डाली जाएंगी तो कलर देती हैं तुम्हारा रेडिश पर्पल। कैसा कलर देंगी, रेडिश पर्पल। लेकिन अगर यही तुम्हारा बेस के अंदर डाली गई हैं तो बेस के अंदर डालने पर ये कलर देती हैं तुम्हारा वायलेट, ठीक है, तो इतना याद रहेगा। देन लास्ट में आपका आ जाता है जेरेनियम पेटल्स। अब जेरेनियम पेटल्स को अगर आपने डाला है एसिड के अंदर तो भैया ये कलर देते हैं तुम्हारा ऑरेंज रेड, और उसके साथ में अगर आपने इन्हें डाला है बेस के अंदर तो ये आपका कलर देते हैं ब्लू। अगेन रिपीट कर देता हूं, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एसिड के अंदर रेड होता है, बेस के अंदर ग्रीन होता है। टर्मरिक एसिड के अंदर येलो होता है, बेस के अंदर रेड होता है। जो हाइड्रेंजिया फ्लावर्स होते हैं अगर एसिडिक सॉइल में ग्रो कराए गए हैं तो भैया सेपल्स का कलर ब्लू होगा, और अगर तुम्हारा वही बेसिक सॉइल में उगाया गया है तो सेपल्स का कलर रेड पिंक होने वाला है, ठीक। पेटूनिया पेटल्स का कलर एसिड के अंदर रेडिश पर्पल, बेस के अंदर वायलेट। एंड जेरेनियम जो पेटल्स होते हैं एसिड के अंदर ऑरेंज रेड देगा कलर, और बेस के अंदर ब्लू कलर देगा, ठीक है। इसे अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना और पढ़ लेना, याद कर लेना। देन भाई अब बात करते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय एसिड। तो भाई एसिड तुम्हारे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड की कैटेगरी है जो कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू निकल के आया है। देन एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव सो टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अब एसिड्स क्या होते हैं भैया, हल्के से खाने में खट्टे लगते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। सेकंड चीज, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि अगर हम उसे पानी के अंदर मिलाए तो अपने अंदर से वो हाइड्रोजन आयंस को छोड़ देता है, H+ आयंस को छोड़ देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, याद रखना। सपोज मैंने लिया HCl, ठीक है, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, अगर मैंने इसे पानी में मिलाया तो ये एक्वस फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है, पानी मिल गया, और पानी के अंदर मिलाते साथ ही ये H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा H+ आयन आया तो ये H+ आयन जो पानी का मॉलिक्यूल होता है H2O उसके साथ में जाके कंबाइंड होता है और देन बना लेता है H3O पॉजिटिव, और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम होता है, हाइड्रोनियम आयन। और जैसे ही तुम्हारा H पॉजिटिव कंबाइंड होता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, देयर आफ्टर एसिड के मिक्स होने पे तुम्हारा वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपने पढ़ा भी होगा 9th में कि वाटर के अंदर से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोग कहते हो जनाब आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब आयंस देखो, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, H3O पॉजिटिव है, कितने सारे आयंस हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि एसिड्स को ना हमने नेचुरल और मैन मेड मींस आर्टिफिशियल के तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कुछ एसिड ऐसे होंगे जो कि नेचुरली मिलेंगे, कुछ एसिड ऐसे होंगे जो कि भैया हमें बनाने पड़ेंगे। तो भाई फर्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। अब जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि या तो मैं प्लांट से मिलेंगे या फिर मैं एनिमल से मिलेंगे, मतलब नेचर से मिल रहे हैं ना। तो भाई ऑर्गेनिक एसिड्स का दूसरा नाम और क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है नेचुरल एसिड्स, ठीक है। और एक और चीज आपको याद रहनी चाहिए कि ये तुम्हारे वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे भाई एसिटिक एसिड किसके अंदर मिलता है, विनेगर के अंदर। यार विनेगर तो आप चाउमीन के अंदर डालते हो, है ना, तो भाई उसके अंदर तो एसिटिक एसिड है, क्या आपको कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई। तो मतलब कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और उन्हीं को अपन लोग क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं।
जैसे आप लोग लेमन खाते हो, शिकंजी पीते हो, ऑरेंज जूस पीते हो, तो भाई उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। जो आपका दूध खट्टा हो जाता है रखे रखे, या फिर आप जब दही बना लेते हो तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड। टैमरिंड जो इमली होती है, ग्रेप्स होते हैं, उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो स्पिनच के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। जब चींटी काट जाती है, जलन मचती है, नेटल लीफ, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जब उसके बगल से निकल जाते हो तो पत्ते टच होने पर ही आपकी स्किन पे अलग सी जलन, इरिटेशन होने लग जाती है। देन जब आपकी मधुमक्खी काट के जाती है तो भाई वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करके जाते हैं। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का नाम होता है मीथेनोइक एसिड। ठीक है। देन ऑरेंज के अंदर, स्ट्रॉबेरीज के अंदर, पोटैटोज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और एप्पल और चेरी के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। तो भाई ये आपके ऑर्गेनिक एसिड है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इन्हें याद कर लेना और नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड्स आपके ऑलवेज नेचुरल एसिड्स होते हैं, नेचर से मिले हैं, प्लांट और एनिमल से मिले हैं, इस वजह से वीक एसिड है ये। लेकिन बात आई मिनरल एसिड पे, तो भैया मिनरल एसिड तुम्हारे मैन मेड एसिड होते हैं। और अगर ये मैन मेड एसिड है, हम बनाएंगे ना लैब में बैठ के देन तो, और अगर हमने बनाया है तो हम तो इसकी स्ट्रेंथ को कैसा रखेंगे? हम इसकी स्ट्रेंथ को रखेंगे बहुत ज्यादा हाई। तो भाई स्ट्रेंथ हाई हो गई तो ये कैसे एसिड माने जाएंगे? ये तुम्हारे माने जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मिलते कहाँ से, बनते कैसे हैं? तो भाई अर्थ के ऊपर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनका हम यूज करते हैं और लैब्स के अंदर बैठ के इन एसिड्स को फॉर्म करते हैं। मतलब अर्थ के ऊपर से हमने मिनरल्स ले लिए, अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स ले लिए, देन बनाया हमने। ठीक है। इनका भैया हम लोग इन्हें मैन मेड एसिड्स भी कहते हैं और दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल क्या है? HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड। तो ये जनरल चीजें आपको याद रहनी चाहिए, इजी पीजी। चलो एक क्वेश्चन और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यार अगर मैंने मिनरल एसिड को कंज्यूम किया तो मेरे स्टमक में दिक्कत होगी, या फिर अगर मैंने ऑर्गेनिक एसिड को कंज्यूम किया तो मेरे स्टमक में दिक्कत होगी? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। देन भाई बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता देता हूँ कि कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, आप इन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते हो। और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं ना ये आपके वीक एसिड होते हैं, आराम से खा पी सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने भैया मिनरल एसिड को ही डाइल्यूट करके खा पी लिया, ठीक है, स्टिल दिक्कत रहेगी। तो आओ बात करते हैं। यार इधर देखो, पहले इससे समझते हैं, ठीक है, कि अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई ये तुम्हारा एक बीकर है और इस बीकर में भैया एसिड पड़ा हुआ है और इस एसिड के अंदर जो पानी है ना वो बहुत कम अमाउंट में है, तो भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड तो भैया बहुत ज्यादा है, पानी बहुत कम है, वाटर बहुत कम है, तो ऐसा सॉल्यूशन एसिड का क्या कहला दिया जाता है? कंसंट्रेटेड एसिड कहला दिया जाता है। लेकिन अगर मैंने वही कह दिया कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें भैया एसिड तो थोड़ा सा है और पानी भैया बहुत ज्यादा है, अब पानी ज्यादा हो गया, एसिड कम हो गया, तो एसिड का अमाउंट कम है, तो भाई ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड। समझे? जहां पानी ज्यादा एसिड कम डाइल्यूट हो गया, जहां एसिड ज्यादा पानी कम कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है। जैसे अपन लोग लस्सी में करते हैं कि भाई लस्सी घर पे बनाते हैं, अपने लिए बनानी मस्त गाढ़ी गाढ़ी लस्सी बनाते हैं, तो गाढ़ी लस्सी मतलब कंसंट्रेटेड लस्सी, कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन रिश्तेदार आ गए, पानी मिला दिया, तो पानी जैसी मिलाया कैसी हो गई लस्सी? डाइल्यूट, पतली पतली हो गई भाई। ठीक है। तो अगर आपको किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या मिला दोगे? आप उसके अंदर मिला दोगे पानी। तो भाई इन चारों पॉइंट्स को पढ़ के देखना, जो अभी हमने समझाया वही है। ये क्लियर है भाई? क्वेश्चन ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों रेकमेंड किया जाता है कि भैया एसिड को पानी के अंदर मिलाना चाहिए, ना कि पानी को एसिड के अंदर। मतलब कि भैया आप एसिड को पानी के अंदर कंटिन्यूअसली मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आपका एसिड रखा हुआ है और आपने इसके ऊपर ऐसे पानी मिलाया तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है। होता क्या है समझो यार, अगर मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में ना बच्चा मैंने बहुत सारे एसिड डाल दिया और ऊपर से मैं धीरे धीरे करके पानी छिड़क रहा हूँ, ठीक है, तो भाई आपने घर पे देखा होगा जब मम्मी पूड़ियाँ तलती हैं तो ऐसे कढ़ाई में तेल रहता है और तेल में जैसे ही पानी की एक दो छींटे पड़ जाए क्या होता है? वो भैया तेल ऐसे निकल के छींटे मारता है बाहर, है ना, स्प्लैशेस होते हैं ऑयल के, गर्म ऑयल के।
तो सेम चीज तुम्हारे एसिड के साथ में भी होती है कि अगर भैया एसिड में पानी गिर जाए तो भाई ये पानी और एसिड के पास में H+ आयन और साथ में जैसे H2O के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये तुम्हारा बना देंगे H3O पॉजिटिव। तो भाई हाइड्रोनियम आयन इतनी फास्ट बनेगा कि इसमें से तुम्हारा छींटे निकलेंगी एसिड की, और जैसी छींटे निकलेंगी तो कुछ छींटे आपके ऊपर भी पड़ सकती हैं। अगर आपके आंख में पड़ गई तो आप ब्लाइंड हो सकते हो, आपकी स्किन में पड़ गई तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इस वजह से हमें कभी भी पानी को एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा ये बीकर और ये तुम्हारा यहाँ पे अंदर पानी रखा हुआ है और आपने क्या किया है, आपने भाई डाला है मस्त, आपने भाई मस्त डाला है ऊपर से एसिड, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप ऊपर से एसिड डालोगे तो भाई एसिड थोड़ा होगा, पानी बहुत ज्यादा है, तो एसिड में से जो भी हीट निकलेगी आप जो पानी है ना तुरंत उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन याद रखना जब एसिड आप डाल रहे होगे तो एक चम्मच से आपको कंटिन्यूअसली उस सॉल्यूशन को घोलते रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो भाई इसे पढ़ो, डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। इफ वाटर इज एडेड इनटू एसिड, अगर वाटर को एसिड के अंदर डाला जाए तो हीट निकलेगी और स्प्लैश आउट भी हो सकता है, एसिड बाहर भी निकल सकता है, और इवन बीकर है वो भी टूट सकता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाने वाला है। तो इसी वजह से अगर हमें डाइल्यूशन करना है तो हमें क्या करना चाहिए भैया, एसिड को पानी के अंदर डालना चाहिए। पढ़ के देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन बच्चा पार्टी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं। एसिड तुम्हारा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, देख के आ रहे हैं। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों करता है, बिकॉज भैया H+ आयन होते हैं और H+ आयन के साथ में तुम्हारा वाटर ऐड होता है और ये बना लेता है हाइड्रोनियम आयन, और बिकॉज ऑफ आयंस तुम्हारा एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। देन एसिड जब जब मेटल से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस देगा, अभी आगे देखेंगे। एसिड जब जब तुम्हारा कार्बोनेट और हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जाके रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये भी देखेंगे आगे, और साथ में इन दोनों चीजों को भी देखने वाले। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, कि भैया अगर आपने एसिड किसी के ऊपर डाल दिया, किसी मेटल के ऊपर डाल दिया तो इसके ऊपर जंग ना बहुत जल्दी लग जाएगी, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि भैया कभी भी मेटल कंटेनर में तुम्हारे एसिड को नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है, बिकॉज भैया मेटल कंटेनर में जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा एसिड को किसके अंदर रखें, तो एसिड को या तो आप ग्लास के अंदर रखिए या फिर सेरेमिक के अंदर रखिए, ठीक है। ये तुम्हारे क्वालिटी होते हैं, ठीक है। चलो देन भाई हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जब एसिड मेटल्स के साथ में आके रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो भाई व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, एक सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। कैसे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इस वाले डायग्राम को भी साथ में कंसिडरेशन में लेंगे। भाई अगर मैंने मेटल लिया Zn, ठीक है, जिंक, और एसिड लिया मैंने H2SO4, तो भाई फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि Zn भैया हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा ZnSO4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि भैया बाहर निकल जाएगी। तो मतलब कि जब जब मेटल, कोई भी मेटल तुम्हारा एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो वहां पे तुम्हारा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। अब ये रिएक्शन कैसी की गई, देखो भाई ऐसे करके टेस्ट ट्यूब लिया गया, टेस्ट ट्यूब को तुम्हारा भर दिया गया H2SO4 से, और हमने जिंक के टुकड़े, ऐसे जिंक को बड़ा सा प्लेट थी, इसके छोटे 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 टुकड़े कर लिए और छोटे छोटे टुकड़े ना ऐसे करके इसके अंदर डाल दिए। तो भैया इनका नाम क्या पड़ जाता है, इनका नाम पड़ जाता है जिंक ग्रेन्युल्स, ठीक है। क्या नाम पड़ जाता है, जिंक ग्रेन्युल्स। जैसे ही आप जिंक ग्रेन्युल्स डालोगे, जिंक तुम्हारा यहाँ पे H2 को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, सॉल्यूशन क्या बन जाएगा ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ बाहर निकल रही होगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो आप कहोगे सर मैं कैसे मानूं हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो यार हाइड्रोजन गैस की क्वालिटी होती है कि अगर हाइड्रोजन गैस के पास में हल्की सी भी ऐसे लाइट ले जाई जाए, आग ले जाई जाए, तो वो ना तुम्हारा पॉपिंग साउंड के साथ ऐसे करके ना हाइड्रोजन गैस फूट जाती है, हाइड्रोजन गैस के बबल फूट जाते हैं।
तो भाई अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल लेके आ गया और यहाँ पे मैंने आग हल्की सी जला दी, तो हाइड्रोजन गैस जैसी तुम्हारा इस कैंडल फ्लेम के पास में आएगी तो ये तुम्हारा पॉपिंग साउंड देने वाली है। ठीक है, अभी हमने इस डायग्राम में क्या किया है कि हाइड्रोजन गैस ऐसे ऐसे करके निकली, देन हाइड्रोजन गैस को हमने सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या करेगा भैया, सोप इसके चारों तरफ कवरिंग बना लेगा और इस बुलबुले के अंदर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। जैसे ही बुलबुला ऊपर तक आएगा, हमने ऊपर कैंडल जला के रखी है, पॉपिंग साउंड दे देगा, जिससे हम पता लगा लेंगे कि भैया यहाँ पर कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जनाब जब हमने जिंक ग्रेनुल्स को H2SO4 के साथ में अगर रिएक्ट करवाया था तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकली थी, ये तुम्हारा कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो भैया आंख बंद करके कह देना कि ये तुम्हारी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो आगे भाई, अभी हमारा होने वाला है कि भाई अगर मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में आके अगर तुम्हारा एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। पहली चीज भाई, दोनों के प्रोडक्ट सेम रहने वाले हैं, सॉल्ट CO2 और H2O, सॉल्ट CO2 और H2O फॉर्म होते हैं। ठीक है, भले तुम्हारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करे या फिर तुम्हारा एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जाके रिएक्ट करे। अभी भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल कार्बोनेट का। तो भाई मेटल कार्बोनेट, मेटल में मैंने ले लिया Na और कार्बोनेट होता है तुम्हारा CO3 और CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो भाई ये तुम्हारा बन गया Na2CO3 और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट। समझे इस चीज को? तो भाई सोडियम कार्बोनेट के साथ में आके एसिड रिएक्ट करवाना है, तो मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज HCl। अब जैसे ही HCl तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनना चाहिए। सॉल्ट क्या बनेगा भैया, इसका पॉजिटिव आयन इसका नेगेटिव आयन दोनों कंबाइंड कर दो, क्या बन गया, NaCl बन गया। साथ में आंख बंद करके CO2 गैस निकाल दो और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड निकाल दो, मींस वाटर निकाल दो। समझे इस रिएक्शन को? क्या सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट तुम्हारा एसिड के साथ में जाकर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, CO2 गैस निकलती है और तुम्हारा वाटर फॉर्म होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो मेटल मैंने ले लिया सोडियम, हाइड्रोजन ये लो और कार्बोनेट ये आ गया, तो भाई क्या बन गया, NaHCO3। और इसके साथ में अपन को भैया एसिड से रिएक्ट करवाना है, तो अपन ने ले लिया HCl और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये एसिड के साथ में अगर रिएक्ट किया है तो क्या बनना चाहिए भैया, यहाँ पे भी तुम्हारा NaCl बनता है, बिकॉज इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी और उसके साथ में तुम्हारा वाटर भी बन जाएगा। तो कुछ जनरल चीजें थी जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो NaCl है, इसका नाम क्या होता है, इसे भैया अपन लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट, घर घर में इस्तेमाल होने वाला है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड। इजी बीजी। चलो, तो यार अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सीखा था कि जो आपकी H2 गैस होती है, इसको चेक करने का तरीका क्या है भैया, इसके पास में लेके आ जाओ बर्निंग फ्लेम, और बर्निंग फ्लेम जैसी आएगी ये तुम्हारा पॉपिंग साउंड के साथ में फूट जाएगी, तो आप पता लगा लोगे कि भैया ये तो हाइड्रोजन गैस निकली है। लेकिन CO2 गैस भी तो निकली है, पता कैसे लगाओगे कि भैया CO2 गैस निकली है? तो भाई CO2 गैस का पता लगाते हैं अपन लोग लाइम वाटर के साथ में। आपने 10th में फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार लाइम वाटर पढ़ा होगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसी को बच्चा अपन लोग कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, लाइम वाटर कह दो, स्लेक्ड लाइम कह दो, बात एक ही है। और जो है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो भाई अगर मैंने कहा कि मैंने भाई स्लेक्ड लाइम, या फिर मैं कह सकता हूं लाइम वाटर, या फिर मैं कह सकता हूं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, अगर मैंने इसको इसके अंदर से CO2 गैस पास कराई तो भाई क्या होगा, लाइम वाटर से CO2 गैस पास कराने पर तुम्हारा एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो कि तुम्हारा इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, हाँ भाई,
तो भाई व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट CuCO3 फॉर्म होता है जो कि तुम्हारा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि भैया मैंने CO2 गैस लेक्ड लाइम से पास कराई, क्या हुआ? लाइम वाटर से पास कराई, क्या हुआ? तो आप कहोगे जो सॉल्यूशन है ना वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की मतलब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो भैया व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्यूशन व्हाइट कलर का हो गया, तो उसे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की। ठीक है, और उसके साथ में और क्या फॉर्म होगा? वाटर फॉर्म होगा। समझे इतना? देन जो ये तुम्हारा CaCO3 है ना, इससे अपन लोग कहते हैं लाइम स्टोन। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड कम टाइम के लिए पास कराई तो सॉल्यूशन मिल्की हो गया, लेकिन अगर हम तुम्हारे CO2 गैस को लार्ज लॉन्ग टाइम के लिए पास करा दें तो क्या होगा? तो भाई इमेजिन करो पहले कि यार जो आपका CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, ये तुम्हारा लाइम वाटर है। तो भाई आपने जब लाइम वाटर के अंदर से CO2 गैस पास कराई थी तो आपका CaCO3 प्लस H2O फॉर्म तो हुआ था, लेकिन आप तो कराए जा रहे हो और पास कराए जा रहे हो। तो अब जैसे ये फॉर्म हो गया, अब तो बाकी की CO2 इससे पास होगी। तो ये देखो CaCO3 H2O और साथ में CO2। अब CaCO3 क्या है? ये बन चुका है लाइमस्टोन। कब बना है? जब आपने CO2 कम टाइम के लिए पास कराई। अब ज्यादा टाइम के लिए पास कराओगे तो तुम्हारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और याद रखना ये तुम्हारा सॉल्युबल इन वाटर होता है और इसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट। तो भाई क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट टाइम के लिए पास कराए, क्या कलर आया? तुमने कहा सर सॉल्यूशन मिल्की हो गया। लॉन्ग टाइम के लिए पास कराए, क्या कलर आया? तुम कहोगे पहले मिल्की होगा, देन अगेन सॉल्यूशन तुम्हारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा। समझे इस चीज को? पक्का? इसे अगेन एक बार रिपीट मारना, ठीक है, अच्छे से डिटेल में देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर तुम्हारा जो एसिड है बेस के साथ में रिएक्ट करेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भैया जब तुम्हारा एसिड ना बेस के साथ में जाके रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई इसी को अपन लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल चीज फॉर्म हो जाना। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल तो भैया सॉल्ट होता है। तो भाई यहां पे देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब जब आपने रिएक्शन एसिड और बेस की कराई और सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ तो ऐसी रिएक्शन को अपन लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि एसिड क्या है। एसिड अब मैंने ले लिया HCl, बेस मैंने ले लिया NaOH। HCl का भैया नाम क्या होता है? HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, याद आ रहा है? और ये इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही पढ़ेंगे। लेकिन इसका भैया दूसरा नाम भी होता है जो कि आप सभी को याद रखना है। इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में जब हमने रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा भैया? इसमें तुम्हारा बनेगा NaCl। देखो H इसका पॉजिटिव आयन, OH इसका नेगेटिव आयन, ये दोनों रह जाएंगे तो इन दोनों का बन जाएगा H2O। समझे? और ये वही NaCl है जिसको आपने कहा था कॉमन सॉल्ट, जिसको आपने कहा था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये तुम्हारा न्यूट्रल इन नेचर होता है, ये आपको याद रखना है। तो भाई एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने पर ऑलवेज सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है। इजी बीजी। भाई यहां पर बात करते हैं कि अगर तुम्हारा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में जाके रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। देखो भाई अगेन सॉल्ट और वाटर बनने वाला है, लेकिन एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एसिड ले लिया HCl, अब मेटल ऑक्साइड चाहिए। मेटल मतलब भैया मैंने ले लिया कॉपर, कॉपर इज मेटल। ऑक्साइड लगाना है तो लो भैया ऑक्सीजन लग गया, बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, देन अब सॉल्ट क्या बनेगा? देखो भाई ये कॉपर तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव है, Cl यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन दोनों का रिएक्शन होना चाहिए। तो भैया क्या बनेगा? CuCl। लेकिन कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो भैया CuCl2। साथ में H और O बचा है जो कि तुम्हारा फॉर्म कर लेगा H2O, और इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है,
तो भाई जब मैंने एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ में जाके रिएक्ट करवाया तो कॉपर क्लोराइड बना, और कॉपर क्लोराइड क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, और साथ में बना वाटर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो आप कह दोगे जनाब ब्लैक कलर का होता है। और कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, तो आप कह दोगे जनाब ये तुम्हारा ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि हल्का सा ब्लूइश ग्रीन कलर का है। ठीक है, और इसे पढ़ते क्या है, इसे हम पढ़ते हैं कॉपर सेकंड क्लोराइड, क्योंकि भैया 2 वैलेंसी है तो कॉपर सेकंड, कॉपर की 3 वैलेंसी होती तो कॉपर थर्ड। ये आप 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो भाई देन उसके बाद हमारा आएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। हमने पढ़ के आ रहे हैं, याद आना चाहिए आपको। मिनरल एसिड्स आर मैन मेड एसिड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और देन उसके बाद जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड होते हैं, तुम्हारे नेचुरल एसिड्स होते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं आयंस के बेसिस पे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता लगाएंगे, तो आयंस के बेसिस पर अगर मैंने कहा कोई एसिड है और एसिड तुम्हारा पानी के अंदर मिलाया गया, तो अपने अंदर से ना H+ आयन लार्ज अमाउंट में उसने डिसॉल्व कर दिए पानी के अंदर। स्टार्टिंग में ही क्लास के पढ़ लिए थे कि H+ आयन एसिड के अंदर से निकलते हैं। लेकिन अगर कोई एसिड लार्ज अमाउंट में निकाल दे तो वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन वहीं पर कोई एसिड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस अपने अंदर से निकालता है तो वो कैसा एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। सिर्फ इतना ही था। स्ट्रॉन्ग एसिड इज H+ आयन लार्ज अमाउंट में निकालेगा, डिसॉल्व कर देगा पानी के अंदर। वीक एसिड स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को कर देगा। ठीक है, तो भाई एग्जांपल क्या है, जितने भी तुम्हारे मिनरल एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन वीक एसिड में तुम्हारे कार्बोनिक एसिड आ सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, H2CO3 है। सल्फ्यूरस एसिड आ सकता है, केमिकल फॉर्मूला H2SO3 है। तुम्हारा सिट्रिक एसिड आ सकता है, ये भी वीक एसिड है। ठीक है, तुम्हारा आ सकता है ऑक्सैलिक एसिड आ सकता है, जो कि तुम्हारा टोमेटो और स्पिनच में पाया जाता है, ये भी तुम्हारा वीक एसिड है। तो जितने मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक है, वो वीक है। क्वेश्चन बनता है कि भैया यूजेस ऑफ एसिड भी बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आपको याद आना चाहिए, अपन लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं विनेगर, टोमेटो, लेमन, ठीक है, स्पिनच, इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो किचन में। प्लस फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे आपको याद आना चाहिए कि अपन लोग भैया सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपन लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद भैया हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डाइज कलर्ड सब्सटेंस बनाने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके साथ में बैटरीज। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज याद रखना, फर्टिलाइजर के साथ में एक्सप्लोजिव्स। आपने अगर टॉम एंड जेरी बचपन से देखा है तो TNT नाम का एक बॉम्ब फोड़ा जाता था, वहां पे टॉम फोड़ता था, जेरी फोड़ता था। तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि TNT आपका बनाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। देन भैया पेट में भी तो HCl होता है, तो भैया वो भी तो एसिड है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इवन यू नो भाई जो तुम्हारा टॉयलेट साफ होते हैं, तो टॉयलेट साफ करने के लिए जो तुम्हारा एसिड लेके आया जाता है, तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि एज अ क्लीनिंग एजेंट एसिड तुम्हारा एज अ क्लीनिंग एजेंट के तरीके से भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बढ़िया। तो भाई कुछ चीजें जो कि आपको यहाँ पे रिकॉल करा देता हूं मैं कि भैया मेटल कंटेनर के अंदर कभी भी एसिड को नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है? बिकॉज एसिड तुम्हारा मेटल के साथ में रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाता है। ठीक है, एसिड तुम्हारा मेटल के साथ रिएक्ट होने पर सॉल्ट बनाता है, और ये तुम्हारा एक जनरली पॉइजनस कंपाउंड के फॉर्म में प्रिपेयर हो जाता है। सारे सॉल्ट पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन एसिड जब मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा तो कुछ जनरल कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा मम्मी कभी भी ना खट्टी चीजों को, जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं लाइक आपका दही हो गया, ठीक है, इन सबको मम्मी ना कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखती हैं। बिकॉज जो मेटल कंटेनर अगर तुम्हारा है तो भाई एसिड होगा खट्टी चीजों के अंदर, अगेन एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो जो चीज निकल के आएगी वो कैसी निकल के आएगी, तुम्हारा पॉइजनस निकल के आएगी। तो ये कुछ जनरल चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है विच इज कि भैया अगर वाटर नहीं है तो एसिड कभी भी आयन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है।
वाटर इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस आयंस। ठीक है, ये चीज याद रखना, बिना वाटर के लिटमस पेपर भी, बिना वाटर के तुम्हारा लिटमस पेपर भी कलर शो नहीं करता है। इजी बीजी। तो भाई यहां पर आपका सेशन ये कंप्लीट होता है। क्लास के अंदर कोई भी डाउट या फिर कोई अच्छी चीज लगी हो तो कमेंट के अंदर जरूर मार्क आउट करिएगा। थैंक यू सो मच चैंपियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक।